Assalamu alaikum. A topic is about the perforated peptic ulcer. In this video, we will discuss about this topic, and then we will discuss about the UQs of the peptic ulcer as well as the perforated peptic ulcer. Because most important जो हमारा टॉपिक है ना वो अपर GIT में से मोस्टली यही आता है, बिकॉज़ बहुत कॉमन है ये। अच्छा, सबसे पहले ये है कि पेशेंट आपके पास, जैसे कि सिनेरियोज़ में हमने डिस्कस किया था, कि लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द बर्निंग एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ आएगा, या लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इनटेक ऑफ एनसेड्स के साथ आएगा, और फिर साइंस ऑफ पेरिटोनाइटिस के साथ आएगा, जिसमें से एक आपको तो याद हो गया होगा, टेंस एंड टेंडर एब्डोमेन के साथ, और पल्स बीपी जो है, पल्स हाई और बीपी कम, शॉक की कंडीशन। परफोरेशन देखें क्यों होती है कि जब सारी की सारी वॉल्स जो हैं स्टमक की वो इन्वॉल्व हो जाएं, कि वो जो अल्सर था पहले जो सब म्यूकोज़ा और म्यूकोज़ा को उसने इन्वॉल्व किया था, अब वो जो है वो डीप करता जाएगा और जो इन्फ्लेमेशन बढ़ती जाएगी, तो अब वो सारी की सारी वॉल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगी, और फिर वो मतलब सारी की वॉल्स फट गई हैं, ठीक है। वहाँ से अब सारा जो मटीरियल होगा वो पेरिटोनियम में चला जाएगा, एंड इट विल लीड टू पेरिटोनाइटिस। ठीक हो गया। सो दिस इज़ एक्चुअली परफोरेशन। अब यह है कि इसकी वीडियो मुझे अगर मिलती है तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, वो आप देख लीजिएगा किस तरह से एक परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर होता है और पूरी पेरिटोनाइटिस कॉज करवा देता है। और फिर ऑब्वियसली जब इतनी ज़्यादा मतलब जो है ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं वो अगर ज़्यादातर जो मसले के साथ आते हैं और डेथ की तरफ उनकी ज़्यादा होती है, वो इस वजह से होती है कि अगर डायग्नोसिस में डिले हो जाए, कि हमें पता ही ना चले कि इसको अल्सर, इसकी परफोरेशन हो गई है, हमने हिस्ट्री अच्छी ना ली हो, और फिर कोमॉर्बिड कंडीशंस, अगर पेशेंट और बीमार है, ओल्ड एज है, और हीमोडायनामिकली बहुत ज़्यादा इंस्टेबल हो गया है कि उसकी पल्स जो है बिल्कुल बहुत हाई हो गई, बीपी बिल्कुल डाउन चला गया, शॉक हो गया उसको, फिर मसले की बात होती है। क्लिनिकल फीचर्स देखें, सडन सीवियर जनरलाइज्ड एब्डोमिनल पेन होती है, और देखें जब वो सारा का सारा वो कंटेंट जो है, गैस्ट्रिक कंटेंट्स जो हैं वो जब पेरिटोनियम में आ जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे एक मतलब बैक्टीरिया को बड़ी मज़े की चीज़ लगेगी कि यार यहाँ पे तो बड़े मज़े के कंटेंट्स आए हैं स्टमक के, पहले तो यहाँ पे नहीं थे, चलो हम खाने चलते हैं। तो वो जब बैक्टीरिया वहाँ पे आएंगे तो वो पेरिटोनाइटिस जो पहले हुआ है, अब वो बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस होगा, और वहाँ पे बैक्टीरिया आ जाएंगे ना, बैक्टीरिया आ जाएंगे तो क्या होगा, एब्डोमेन रिजिड हो जाएगा, बहुत मतलब ना सख्त होगा, बोर्ड लाइक सख्त एब्डोमेन हो जाएगा, और हाइपोवोलीमिया और शॉक हो जाएगा, क्योंकि सारा को फ्लूइड जो है वो पेरिटोनियम में आ गया है। और इसके अलावा फ़ीवर एंड सेप्सिस हो जाएगी। मतलब फ़ीवर क्यों होगा, सेप्सिस क्यों होगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। और अगर ये परफोरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, फाइब्रोसिस कॉज करेगी, और उसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी एडहेजन्स बन जाएंगी, और ये हमारा मसला होता है। फिर इन्वेस्टिगेशंस में देखें, सबसे पहले तो क्लिनिकली आप डायग्नोस कर लोगे ना। क्लिनिकली कैसे डायग्नोस करोगे, एक हिस्ट्री लोगे, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द एनसेड्स होगी, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द एब्डोमेन पेन होगी, और उसके बाद आप रिजिड एब्डोमेन हो गया, वहाँ पे टेंस एंड टेंडर और साथ में शॉक लाइक स्टेट होगी पेशेंट की, तो आप उसको क्लिनिकली डायग्नोस कर लोगे कि ये पेप्टिक अल्सर की परफोरेशन हो गई है। देन आप क्या करोगे, आप जो है CBC करवाओगे। CBC के अंदर आपको क्या मिलेगा, ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगी। इसके साथ साथ आप एक्सरे चेस्ट करवा लोगे इन द इरेक्ट पोस्चर, पेशेंट बिल्कुल सीधा खड़ा होगा, तो उसका जो आप एक्सरे करवाओगे ना, ये बिल्कुल सीधा पेशेंट खड़ा है, और जब आपने एक्सरे करवाया तो क्या हुआ कि क्योंकि पेरिटोनियम जो है वो उसके अंदर एयर है, तो अब वो एयर जो है जब वो खड़ा होगा पेशेंट, तो उसका जो है अंडर डायफ्राम चला जाएगा। तो एयर अंडर डायफ्राम जो है वो आपको 50% केसेस में मिल जाती है, और दिस इज़ द ऑस्पी में भी आपको इस तरह की पिक्चर आती है कि एयर अंडर डायफ्राम, तो उसके उन्होंने कॉजेज़ पूछे होते हैं, तो उसमें से एक कॉज जो है दैट इज़ द पेप्टिक अल्सर, परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर। ल्यूकोसाइटोसिस हमने वैसे ही डिटेक्ट कर ली हुई है। इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे, उसमें हमें पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्री फ्लूइड मिल जाएगा। फिर हम पैंक्रियाटाइटिस जो है आपको पता है, उसमें जो है वो एमएलआईज का लेवल जो है वो ज़्यादा हुआ होता है, तो हम सीरम एमएलआईज लेवल करवा लेंगे टू रूल आउट द पैंक्रियाटाइटिस। और उसके बाद हम CT स्कैन एब्डोमेन करवाएंगे, विच इज़ एक्यूरेट, लेकिन ये है कि हम इसको नहीं करवाते होते, हम वैसे ही जो है वो हम इसको डायग्नोस करके ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या हो गया, क्लिनिकल हो गया, CBC हो गई जिसमें हमें ल्यूकोसाइटोसिस मिल जाएगा, एक्सरे चेस्ट हो गया, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन हो गया, सीरम एमएलआईज हो गया, CT स्कैन एब्डोमेन हो गया। फिर हम ट्रीटमेंट करते होते हैं। ट्रीटमेंट आपको पता है कि सबसे पहले हमने ट्रीटमेंट क्या करना है, एक इमरजेंसी में आपके पास पेशेंट आ रहा है शॉक लाइक स्टेट में, तो आप उसकी सर्जरी तो नहीं स्टार्ट कर दोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल
स्टेबलाइज द पेशेंट, तो रिससिटेट करेंगे। और उसके लिए मैं एक सेंटेंस बोलती होती हूँ कि रिससिटेशन ऑफ द पेशेंट विद मेंटेनेंस ऑफ सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन इफ़ रिक्वायर्ड, विद मतलब IV फ्लूइड्स उसको लगा देंगे हम, और उसकी ऑक्सीजन मेंटेन करेंगे, उसको एडिक्वेट हाइड्रेशन न्यूट्रिशन उसकी मेंटेन करेंगे, उसको फॉलिस कैथेटर लगा देंगे, और उसको नेज़ोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें, क्योंकि अंदर अल्सर बना हुआ है और हम पेशेंट की जो भी खाना उसका स्टमक में होगा उसको बाहर निकालेंगे ताकि वो फर्दर आगे ना जाए और फर्दर पेरिटोनाइटिस ना कॉज करे। तो नेज़ोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक पेशेंट ऑफ द शॉक, क्योंकि शॉक के पेशेंट में पेशेंट एन्यूरिक हुआ होता है, उसका यूरिन जो है वो पास नहीं हो रहा होता, तो हमने जो है वो उसके यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करना होता है। क्योंकि अगर हम पेशेंट की जो है हम उसकी जो है वो स्टेबलाइज़ कर रहे हैं पेशेंट को, और यूरिन आउटपुट मतलब उसका अच्छा आना शुरू हो गया, इट मीन्स दैट कि उसकी फ्लूइड जो है उसको मिल रहा है उसकी बॉडी को, और वो बॉडी काम कर रही है और यूरिन को बना रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर ऑब्वियसली ये वाला पेशेंट जो है वो पेरिटोनाइटिस के साथ आया है, बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, तो इस पेशेंट को एडिशनली बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है किसकी, एंटीबायोटिक्स की। तो IV एंटीबायोटिक्स हम देंगे जिसमें वी हैव द सेफ्लोस्पोरिन्स एंड मेट्रोनाइडाजोल। देन वी हैव द एनाल्जेसिया पेशेंट को देंगे बिकॉज पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन के साथ आ रहा है, और ब्लड अरेंजमेंट करेंगे क्योंकि हमारी ब्लीडिंग की भी यहाँ पे चांसेस हैं। और फिर साथ में हम उसकी जो है वो सारी इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, उसकी वाइटल मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वगैरह उसका मेंटेन करके रखेंगे। फिर जी हमारा होता है कि हमने ना उसकी जब रिससिटेशन कर दिया है तो अब उसको जल्दी से हम ऑपरेशन थिएटर लेके जाएंगे, और फिर हम उसको क्या देंगे, जनरल एनेस्थीसिया देंगे। फिर हम क्या करेंगे, जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद अब हमने करनी है उसकी सर्जरी, क्योंकि परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर जो है ना उसको मोस्टली अगर छोटे मोटे अल्सर्स होते हैं ना, छोटा सा अगर लीक होता है तो उसको हम थोड़ा सा मतलब नॉन ऑपरेटिव मेजर्स लेके IV फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स, नेज़ोगैस्ट्रिक सक्शन के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर छोटा सा लीक नहीं है, बहुत बड़ा लीक है, तो उसके लिए हमें मतलब मोस्टली हमें सर्जरीज एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी करनी पड़ती है। तो हमने जल्दी से पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर लेके आए, उसको जनरल एनेस्थीसिया दिया, हमने उसका अपर मिड लाइन NCN दी एब्डोमेन में, और फिर जो है हमने उसकी पेरिटोनियल कैविटी को वॉश किया विद प्लेंटी ऑफ नॉर्मल सेलाइन, क्योंकि वहाँ पे गंद है, पेरिटोनाइटिस हुआ हुआ है, बैक्टीरिया जमा हुए हुए हैं, वो सारी पेरिटोनियम जो है वो गंदी हुई हुई है। तो हमने क्या करना है, हमने पानी के साथ वॉश करना है। पानी हमारा क्या है सर्जरी में, नॉर्मल सेलाइन है। नॉर्मल सेलाइन के साथ जल्दी जल्दी पेरिटोनियम कैविटी को हमने साफ़ किया है, ठीक है। साथ में हमने ड्रेन करते गए, मतलब एक वो जैसे नहीं होता हम एक साइड से पानी फेंकते हैं दूसरी साइड से पानी जो है वो गंदा निकालते जाते हैं, तो एक सफाई सुथराई करनी है हमने एब्डोमेन की जो पेरिटोनियम है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है कि जो है अगर तो छोटी सी एक है ना, छोटी सी परफोरेशन है, छोटा सा लीक है, मतलब कि वहाँ पे आपको लग रहा है कि ये हमारी जो है ना अल्सर बना हुआ है। मैं आपको अगर बताऊं कि अल्सर ऐसा सा गंदा सा बना हुआ है, तो हमने ना उसको कट करके थोड़ी सी उसकी एजेस जो है ना वो ऐसे करनी है कि साफ़ करनी है, और फिर वहाँ पे ना ओमेंटम का पैच लगा देना है, ओमेंटम का पैच कर देना है उसके ऊपर उसको सील करने के लिए। ओमेंटम का पैच लगा देना है, ओपेंटल पैच ओवर द परफोरेशन इन ऑर्डर टू सील द लीक, जो भी आपको लीक नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैसिव परफोरेशन है ना, तो उसमें फिर आपको सर्जरी ज़्यादा ओमेंटल पैच से काम नहीं चलेगा। उसमें फिर आपने क्या करना है, वही वाला जो पहले हमने किया ना, बिलरॉथ 2 गैस्ट्रेक्टमी, जिसमें आप क्या करते हो, स्टमक के एंट्रम और बॉडी को रिमूव करते हो और स्टमक को जिजनम के साथ जोड़ के डिडनम जो है उसकी स्टम्प को क्लोज़ कर देते हैं। ये सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी करते हैं। सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी हम स्टमक के जो कैंसर है उसमें हम देख लेंगे। अच्छा, फिर पेशेंट को जो है वो कहते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिवली भी पेशेंट को हमने IV फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना होता है, एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिया देना होता है, लाइफ लॉन्ग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देने होते हैं, और H. pylori इन्फेक्शन के केस में रेडिकेशन थेरेपी देनी होती है। सो इस तरह से हम पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करते हैं परफोरेशन को। सो ये वाला सिनेरियो देखें, इसमें पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होगी पेशेंट को, इसकी जो डायग्नोसिस है, एंड व्हाट विल बी द एब्डोमिनल फाइंडिंग्स। एब्डोमिनल फाइंडिंग्स क्या होंगी पेशेंट को अगर वो जो है परफोरेटेड के साथ आ रहा है, तो फिर वी हैव द जनरलाइज्ड एब्डोमिनल टेंडरनेस होगी, रीबाउंड टेंडरनेस होगी। रीबाउंड टेंडरनेस होती है कि हम पेशेंट को ऐसे एब्डोमिन उसका प्रेस करके छोड़ते हैं, तो जब छोड़ते हैं ना, एब्डोमिन जब ऊपर आता है तो फिर पेशेंट को टेंडरनेस, पेशेंट को पेन होती है। बोर्ड लाइक रिजिडिटी हो जाएगी, बाउल साउंड्स जो हैं वो कम हुए होंगे,
और इसके साथ साथ जो है एब्डोमिनल पेन जो है वो रेडिएट करी होगी इन केस ऑफ परफोरेशन टू द बैक। और फिर आता है व्हाट इन्वेस्टिगेशंस यू विल ऑर्डर। तो इन्वेस्टिगेशंस आप क्या करवाते हो, इरेक्ट चेस्ट एक्सरे करवाते हो टू रूल आउट द गैस अंडर द डायफ्राम। और इसके अलावा जो है वो आपको पता है, अभी हमने डिस्कस किए हैं, सीबीसी करवा लेते हैं हम, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवा लेते हैं, सीटी स्कैन करवा लेते हैं। और एच पाइलोराई को डिटेक्ट करने के लिए नॉन इन्वेसिव टेस्ट होते हैं विच आर यूरिया ब्रेथ टेस्ट, सीरोलॉजी एंड स्टूल एंटीजन टेस्ट। और इन्वेसिव टेस्ट में क्या होते हैं, रैपिड यूरिएज टेस्ट जिसमें CLO है जो हमने किया, और ये थोड़ा सा इन्वेसिव होता है। और इसके अलावा जो है हम कल्चर करवाते हैं विच इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड, और इसके अलावा हिस्टोलॉजी करवाते हैं। हाउ विल यू मैनेज हिम। मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, जनरल मैनेजमेंट करेंगे जिसमें हम रिस्क फैक्टर्स को रिमूव करेंगे विच आर द स्मोकिंग, स्पाइसी डाइट, अल्कोहल एंड जो है एनसेड्स यूज़ और ये सब कुछ। फिर हम एसिड रिड्यूसिंग मेडिकेशंस देंगे जिसमें वी हैव द हिस्टामिन रिसेप्टर एंटेगनिस्ट, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स विच डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एसिड इन द स्टमक, और हीलिंग ऑफ अल्सर्स करवाएंगे। और अगर एच पाइलोराई हमें मिल जाता है तो हम अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे 10 से 14 दिन का, जिसमें भी आधा ट्रिपल एंड क्वाड्रिपल थेरेपी हमने डिस्कस कर लिया है। और अगर हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर है या कोई स्ट्रक्चर बन गया है या कॉम्प्लिकेटेड पेप्टिक अल्सर, ब्लीडिंग के साथ पेशेंट आ रहा है, तो सर्जिकल इमरजेंसी होती है, उसके हमें सर्जिकल रिपेयर करना होता है अलॉन्ग द रिससिटेशन। Then is the 30 years old male presents with a history of upper presents in the emergency department with severe abdominal pain, vomiting and absolute constipation. ये वाला जो है इसमें भी डायग्नोसिस क्या होगा, perforated पेप्टिक अल्सर पहले डिस्कस कर चुके हैं। विच व्यू ऑफ रेडियोग्राफ शुड बी डन टू आइडेंटिफाई। तो ये हमने क्या देखा, एक्सरे चेस्ट इन द इरेक्ट पोस्चर। बट प्रोसीजर इज़ एडवाइज्ड इन दिस पेशेंट। जो है प्रोसीजर इसमें कौन सा एडवाइस करेंगे, लेप्रोटमी प्रोसीजर, लेप्रोटमी हम करेंगे इसमें। जो है लेप्रोटमी हम इसमें करेंगे, और उसमें हम क्या करेंगे प्रोसीजर में, अपर मिड लाइन इंसिजन देंगे जिसमें हम जो है उसकी स्किन को, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया को हम काटेंगे। फिर हम जो अपर मिड लाइन फिर हम पेरिटोनियल कैविटी को वॉश करेंगे विद प्लेंटी ऑफ नॉर्मल सेलाइन। और फिर हम जो है ट्रांसफर्स डायरेक्शन में परफोरेशन को क्लोज़ करेंगे जिसमें हम मोमेंटल पैच यूज़ कर सकते हैं। और हम जो है लेप्रोस्कोपिकली रिपेयर करेंगे परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर को। और फिर अगर हमें मैलिग्नेंसी का सस्पिशन है तो साथ में बायोप्सी भी ले लेंगे। हाउ विड यू मैनेज द पेन इन दिस पेशेंट। तो इसमें ना हमारी जो पोस्ट ऑपरेटिवली पेन मैनेजमेंट होती है वो थोड़ी सी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें ना हमारी पेन होती है, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है सिंपल एनाल्जेसिक। सिंपल एनाल्जेसिक्स होते हैं जिसमें वी हैव द एस्पाइरिन, पैरासीटामोल, एनसेड्स, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स एंड एंटी कन्वर्जन ड्रग्स। सेकेंड स्टेप होता है हमारा इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ ओपियोइड्स विच आर कोडीन, ट्रामाडोल। देन थर्ड स्टेप इज़ स्ट्रॉन्ग ओपियाइड्स, और स्ट्रॉन्ग ओपियोइड में कौन सा होता है, मॉर्फिन। तो मैनेज द पेन जो है वो हमारा इस तरह से होता है। माइल्ड पेन को हम जो है नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक से ट्रीट करते हैं, मॉडरेट को हम वीक ओपियोइड से, और जो स्पीयर पेन होती है उसमें हम स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स यूज़ करते हैं। दैन 50 ईयर्स ओल्ड पेशेंट हैज़ बीन टेकिंग एनसेड्स। ये वाला जो है इसमें सबसे पहले उन्होंने 2 रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस पूछी हुई हैं। तो रेडियोलॉजिकल में एक हमारी एक्सरे चेस्ट हो जाती है, एक्सरे इरेक्ट पोस्चर में जिसमें हमें एयर अंडर डायफ्राम मिल जाएगी, और दूसरी हमारी अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन है। तीसरी भी अगर आप लिखना चाहें तो CT स्कैन एब्डोमेन, लेकिन पहले एक्सरे चेस्ट है फिर अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन है। देन वो कहते हैं विच ऑफ द टू इज़ मोर एक्यूरेट। तो मोर एक्यूरेट इसमें से कौन सी होगी, CT एब्डोमेन। CT एब्डोमेन जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी। और उसके बाद उन्होंने पूछा है कि अर्ली मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, वो सारी आपने रिससिटेशन वाली लिख ले दी हैं इसमें। और फिर उन्होंने पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एनसेड इंटेक फॉर द आर्थराइटिस। तो ये है कि एनसेड जो है दे कॉज इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, destroy the protective layer of the stomach by due to the stomach acid comes in contact with the stomach walls and perforate them and leads to gastritis and perforation and peritonitis। तो ये हमारा एनसेड्स का होता है। फिर वो कहते हैं कि सीरम एमाइलेज आपको क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स दैट टू रूल आउट द acute pancreatitis।
उसके बाद आ जाता है हमारा 50 ईयर्स ओल्ड फीमेल, ये वाला जो है आपके पास है। अच्छा, इसमें उन्होंने पूछा हुआ है हाउ वुड यू एक्सप्लेन हर क्लिनिकल कंडीशन। तो परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर ड्यू टू एनसेड्स यूज़ है। नेम वन सिंपल इन्वेस्टिगेशन टू कंफर्म योर क्लिनिकल सस्पिशन, दैट इज़ सिंपल वाला क्या है, इरेक्ट चेस्ट एक्सरे शोज द गैस अंडर द डायफ्राम। हाउ वुड यू रिससिटेट एंड ट्रीट द पेशेंट। तो रिससिटेशन के स्टेप्स आपने लिख देने हैं, ट्रीटमेंट आपने लिख देना है कि ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे, किस तरह से रिपेयर करोगे उसका, और किस तरह की सर्जरी करोगे लेप्रोस्कोपिकली, और फिर आप उसकी पोस्ट ऑपरेटिव उसको कौन से ड्रग्स दोगे एच पायलोराई को एडिकेशन वगैरह के लिए। देन इज़ अ 60 years old स्मोकर नाउन पेशेंट। इसमें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अपर GIT ब्लीडिंग, इसको हमने मेडिसिन में डिस्कस किया हुआ है वैसे कि अपर GIT ब्लीडिंग क्या होती है, अबव द लिगामेंट ऑफ टीरीज होता है, दैट इज़ अपर GIT ब्लीडिंग, और फ्रॉम द ईसोफेगस स्टमक और डिडिनम, तो इसको कहते हैं अपर GIT ब्लीडिंग। तो इन्होंने कहा मैनेज द पेशेंट इन एमरजेंसी, तो एमरजेंसी में आप सबसे पहले रिससिटेशन का सारा लिखोगे, और फिर इसमें ना एक्चुअली GIT ब्लीडिंग का ये क्वेश्चन है, तो इसकी मैनेजमेंट आप वो लिखोगे, ये पेप्टिक अल्सर का नहीं है एज सच। और इंडिकेशंस ऑफ सर्जरी इन द पेशेंट विद ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर्स, तो इंडिकेशन ऑफ सर्जरी इन पेप्टिक अल्सर ब्लीड ये है कि एंडोस्कोपिक थेरेपी से फ़र्क नहीं पड़ा, हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी, अच्छा ये भी ना उसका ही है, इसका ये है हमारा टॉपिक, GIT ब्लीडिंग का ही है, इसको छोड़ दें। कॉजेज़ ऑफ अपर GIT ब्लीडिंग है, और फिर उन्होंने पूछा हुआ है 45 years old स्मोकर, तो ये जो है इसकी जो है मैनेजमेंट वो सारी पेप्टिक अल्सर की होगी, इसमें आप पेप्टिक अल्सर की सारे मैनेजमेंट लिखोगे। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द पेशेंट्स कंडीशन, सो दिस विल बी द परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर इन्वेस्टिगेशंस। आप क्या करवाना चाहोगे, तो CBC करवाओगे, LFTs RFT सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाओगे, इरेक्ट प्लेन चेस्ट एक्सरे आप करवा लोगे जिसमें आपको गैस इन द डायफ्राम मिल जाएगी, टू चेक आउट द एयर इन द एब्डोमिनल कैविटी, और फिर सीरम MLAs टू रूल आउट द एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, क्योंकि पेशेंट इस तरह की पेन के साथ आ रहा है तो उसको रूल आउट कर लें। अल्ट्रासाउंड करवाओगे, CT इमेजिंग करवाओगे, एंडोस्कोपी टू अवॉइड एनी डैमेज। उसके बाद आता है मैनेजमेंट आप इसकी सारी जो है वो सबसे पहले वो सारी रिससिटेशन, और फिर सर्जरी, और फिर उसकी पोस्ट ऑपरेटिव। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेप्टिक अल्सर उन्होंने पूछी हुई हैं, तो ये सारी आप लिख दोगे कि पेप्टिक अल्सर की वजह से जो है वो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर हो सकता है, बाउल ब्लीडिंग हो सकती है, स्टेनोसिस हो सकती है, मैलिग्नेंसी हो सकती है। हाउ विल ट्रीट अ केस ऑफ परफोरेटेड duodenal अल्सर, अगेन वही क्वेश्चन है। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट सेम है। इसमें जो डिस्टेंडेड एब्डोमेन है ना, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, लेकिन ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इसका DD हो सकता है, ठीक है। इसमें भी आपसे डायग्नोसिस और मैनेजमेंट पूछी हुई है। फिर 11th वाला GIT ब्लीडिंग वाला और 12th वाला जो है ना, ये इसमें भी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक।